नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कुन्नर बने किंग की। जी हां, गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर जनता का फैसला सबके सामने है। 5 जनवरी को बम्पर वोटिंग करने वाली जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र सिंह कुन्नर पर भरोसा जताया। तकरीबन 8000 से ज्यादा वोटों से रूपेंद्र कुन्नर ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल टीटी को मात दे दी। इस रिपोर्ट में देखिए। करणपुर की जंग जीते कुन्नर। ये राजस्थान की जनता की जीत तक श्रीकरणपुर के लोगों ने बता दिया कि जो गलती आम चुनाव के वक्त हुई, राजस्थान की जनता उस गलती पर चलने वाली नहीं है। समर्थन के लिए जनता को कहा शुक्रिया। करणपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। प्रदेश की सत्ता से रुखसत हो चुकी कांग्रेस के लिए श्रीकरणपुर सीट पर बम्पर जीत ने पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने बीजेपी के सुरेंद्र सिंह टीटी को 11000 से अधिक मतों से मात दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न मनाया गया। जनता ने नकार दिया, बता दिया कि आप मंत्री बना सकते हो। विधायक तो जनता ही चुन के भेजती है। और सीधी सी बात है, जितने मुद्दे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री समेत हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाने वाले थे, वो सब मुद्दे होते हुए आज ये चुनाव हम जीते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से जीतने वाली है। करणपुर में पूरी जिस तरह जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और पार्टी के हमारे लोग जिस मजबूती से और जिस ताकत से काम में लगे थे, उससे आपको लगेगा कि पूरे राजस्थान में पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी तैयारी है और पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और 25 की 25 सीट हम कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं की खुशी को बयां कर रही हैं। कहीं पटाखे फोड़े गए तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। कहीं कार्यकर्ता जीत की खुशी में थिरकते नजर आए। लेकिन आकर्षण का केंद्र रही जीत के बाद सामने आई रूपेंद्र सिंह कुन्नर की ये तस्वीर, जिसमें वो गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर घुटनों के बल बैठकर जनता को जीत के लिए शुक्रिया अदा किया। करणपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर, क्यों आज जिस परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा है, ये चुनाव करणपुर की जनता लड़ रही थी और जनता जीत रही। सभी ने मन बना लिया था भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को, जो पिछले 40 सालों से जो भाईचारा प्रेम है, जो उनके ईमानदारी से काम किए, उनको वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का मन बनाया हुआ था। ऊपर से जो चलते चुनावों में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए, संविधान को ना मानते हुए, जो इन्होंने लोगों को डराने का, बरगलाने का काम किया, जनता में उसके प्रति भी बहुत रोष था और उन जनता ने आज जवाब दे दिया है। और उसका जवाब पूरा हिंदुस्तान में मैसेज गया है, अभी लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत रूपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत की बधाई दी, साथ ही बीजेपी पर तंज भी कसा। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने रूपेंद्र सिंह कुन्नर को इस सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कुन्नर के सामने खड़ा किया। इतना ही नहीं, जीत की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव नतीजों से पहले मंत्री बना दिया था, लेकिन सहानुभूति की लहर के सामने बीजेपी की रणनीति बिखर गई। श्रीकरणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है,
क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है, जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। चुनाव हार गई वहां पर सरकार होने के बावजूद, क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको। करीब 1 महीने पहले ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी के लिए श्रीकरणपुर सीट हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये जीत एक संजीवनी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए चुनावों के दौरान ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला, लेकिन करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इसे एक सिरे से नकारते हुए कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और अपने प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा की ओर भेजा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तो कुन्नर ने तो चुनाव जीत लिया है, कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह भी है, लेकिन इसके बाद एक सवाल उठ रहा है कि अब टीटी का क्या होगा। दरअसल श्रीकरणपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है। अब सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है कि आखिर सुरेंद्रपाल टीटी का क्या होगा। क्या सरकार उन्हें मंत्री बनाए रखेगी? अगर नहीं तो फिर उनको दिए गए 4 मंत्रालय किसको दिए जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। मंत्री बनने के बाद भी हार गए सुरेंद्रपाल। अब क्या होगी बीजेपी की अगली रणनीति? श्रीकरणपुर की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने वो सब किया जो अब तक इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ। एक विधायक को जीतने से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, 4 मंत्रालय भी दिए गए, लेकिन जनता की मंशा के आगे सब धरा का धरा रह गया। बीजेपी की रणनीति जनता के सामने फेल हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि करीब 1 महीने पहले सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी अब क्या करेगी? सत्ता के गलियारों में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या बीजेपी टीटी को मंत्री बनाए रखेगी? क्या टीटी के लिए बीजेपी के पास दूसरा विकल्प है? टीटी ने मंत्री पद छोड़ा तो उनके 4 मंत्रालय किसे दिए जाएंगे? किसी प्रत्याशी को चुनाव के वक्त मंत्री बनाया जाना हो सकता है कानूनी तौर पर सही हो, लेकिन शुचिता और नैतिकता के पैमाने पर गलत था। इस पे आवाज भी उठी, लेकिन चुनाव आयोग ने आंखें बंद रखी और सत्तारूढ़ पार्टी ने भी इसका नोटिस नहीं लिया। अगर जीत जाते तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, तो हार गए तो सत्तारूढ़ पार्टी को अनायास ही ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया गया है। ये पार्टी के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि आखिर उसने दुरंदेशी और बड़प्पन क्यों नहीं दिखाया, उन्हें मंत्री अपने प्रत्याशी को क्यों बनाया। जो प्रत्याशी थे उनके राजनीतिक भविष्य पे भी एक पटाक्षेप लगेगा। करीब 10 दिन पहले ही 30 दिसंबर को सुरेंद्रपाल टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी थे। उन्होंने जीत का दावा भी किया था, लेकिन सभी दावे फेल हो गए। सुरेंद्रपाल को भले ही 4 मंत्रालय मिले हों, लेकिन उन्होंने अभी तक पदभार नहीं संभाला। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अब इस्तीफा देंगे? मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में ये गलत शुरुआत होने जा रही थी, जिसे मतदाता ने अपने विवेक और बल से रोक दिया है। इस जीत से कोई संख्या बल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनायास ही प्रतिपक्ष को इससे एक बल मिला है, उनका मनोबल ऊंचा हुआ है। मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी इस पर जरूर गौर करेगी। कांग्रेस सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने का शुरू से ही विरोध कर रही थी। इतना ही नहीं, इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया था। क्या कहता है संविधान? संविधान के हिसाब से बिना विधायक बने भी कोई शख्स मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए उस पद पर रह सकता है। पद पर बने रहने के लिए उनका विधायक बनना जरूरी है।
ऐसे में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं। यदि वे आगे भी मंत्री बनना चाहते हैं तो फिर से किसी सीट पर चुनाव लड़कर उन्हें विधायक बनना होगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश में कोई भी विधानसभा सीट खाली नहीं है जहां चुनाव होने हो। इसके अलावा ये पार्टी पर भी निर्भर करता है कि वो टीटी को मंत्री बनाए रखती है या इस्तीफा देने को कहती है। लेकिन नियम के मुताबिक टीटी हार कर भी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। राजस्थान राज्य में भाजपा की सरकार और राजस्थान के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा होने के बावजूद करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हार जाने के बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखेगी या कुछ और होना ही तय है? अब ये देखना होगा कि सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी आज जब चुनाव हार चुके हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य किस और करवट लेता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। सीएम ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की है। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर समीक्षा की गई। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की है और कई खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं। तो तस्वीरें भी बैठक के दौरान की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बैठक की है और ये बैठक ऊर्जा विभाग की समीक्षा को लेकर की गई है, जहां पर ऊर्जा विभाग से जुड़े कई कामकाज की जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ली गई। साथ ही साथ इस दौरान ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। हीरालाल नागर ने भी अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर, उसके इम्प्रूवमेंट को लेकर कई खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कई बड़े फैसले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, जहां पर वो मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और राजस्थान के विकास को लेकर खास चर्चा लगातार की जा रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर हैं और यहां पर तमाम अधिकारी भी जो ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी बैठक में मौजूद रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और साथ ही साथ कुछ दिक्कतें अगर उनके सामने हैं तो उन्हें भी समझने की कोशिश की गई और इसके साथ ही कई खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जारी किए गए। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारियां दी। तो मुख्यमंत्री ने ये बैठक की है, जहां पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इस दौरान मंत्री के साथ ही कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं भजनलाल सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के दौरान उनसे हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मिलने के बाद आज कार्यालय आकर कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी पहली प्राथमिकता, मेरे पास जो विभाग हैं, कल अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, उनसे दिसंबर तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा, कहाँ क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट लूंगा, उनके क्या परियोजनाएं कब से बंद हैं, चालू हैं, क्या उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ तो क्या कारण है। कल सारी जानकारी लेने के बाद मेरे विभागों में मैं मेरी पूरी क्षमता से ये प्रयास करूंगा कि राजस्थान के आम जन को मेरे विभाग से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके लिए चाहे मुझे नियमों में सरलीकरण के लिए प्रयास करना पड़े,
और नियमों में बदलाव करना पड़े, या जो कुछ भी है कल के मीटिंग के बाद 1-2 दिन बाद और मैं मीटिंग लूंगा और उसके बाद मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम। तो राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज अपना पदभार संभाला। मंत्रालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंत्री नागर ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई विधायक उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान मौजूद रहे। ज्वाइन कर चुके हैं। राजस्थान में ऊर्जा को लेकर के कई बड़े सवाल लोगों के जहन में हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसानों को लेकर के बिजली के उत्पादन की क्या तैयारी है, राजस्थान में चीजत को लेकर के और कोयला उत्पादन को लेकर के, खासतौर पर जो कोयला की आपूर्ति है उसको लेकर के कई बड़े सवाल हैं। यहाँ पर आज ज्वाइनिंग के बाद में कई चीजों को लेकर के स्पष्ट संदेश दिया है हीरालाल नागर ने। आपसे सर बातचीत करें, किस तरह से तैयारियां हैं? बहुत एक तरह से क्लियर विजन नजर आया आज ज्वाइनिंग के वक्त आपका कि अपने विभाग को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर। पहले से आप जानते हैं कि ऊर्जा कितनी बड़ी चुनौती है राजस्थान की। देखिए, हमारा ऊर्जा के बिना अपना जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में जीना संभव नहीं है और ये एक हमारी सबसे जरूरी आवश्यकता बन गया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से ऊर्जा का स्रोत ठीक हो, हमें निरंतर अच्छी बिजली मिले, क्वालिटी की मिले और आम जन को सस्ती, उपभोक्ता को सस्ती बिजली हम उपलब्ध कराएं। इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे और मैं समझता हूं इसको हम चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसको ठीक करके विभाग में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोपरि करने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार भी आपकी सरकार को बड़े घाटे में ये विभाग संभाला गया था, जब भी उस घाटे से निकाला था। इस बार भी यही स्थिति है, कहाँ कमियां रही? देखिए, जब कहावत है हमारे यहाँ पे कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो क्या हो सकता है। इस विभाग के साथ यही हुआ है। जो भी यहाँ रहे हों उन्होंने अनियमितताएं भरपूर की है और कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम किया नहीं है। हम उस चीजों को भी परीक्षण करके, जांच करके ठीक करेंगे और आने वाली चुनौती को हम चाहे उत्पादन के माध्यम से हो, सोलर के माध्यम से हो, हम या फिर थर्मल के माध्यम से हो, हम अच्छी बिजली उत्पादन करके लक्ष्य को पूरा करेंगे। राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने में कोई कसर नहीं। तो वहीं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भी मंत्रालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंत्री पद संभाला। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री जोराराम ने कहा कि सभी विभागों का आंकलन कर कमियों को जल्द से जल्द दूर करेंगे और विकास के काम में तेजी लाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल, तो आप मंत्री जोराराम कुमावत आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग इनको मिले हैं, सचिवालय के मंत्रालय भवन में पहुंचे हैं। सर, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं, नई सरकार है, नया जोश है। किस तरह से, किस ऊर्जा के साथ कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन चुनौतियों को पहले लेंगे? जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दिए हैं, निश्चित रूप से उन विभागों की अभी आज पदभार ग्रहण करने के बाद में समीक्षा करेंगे और उस संबंध में हम योजना बनाएंगे। 100 दिन की योजना बनाएंगे, फिर भविष्य की साल भर की योजना बनाएंगे और पूरा उसमें एक बार देख करके कि किसमें क्या क्या योजना चल रही है, वर्तमान में क्या योजना चल रही है और उसमें अपन क्या परिवर्तन कर सकते हैं और क्या नवाचार कर सकते हैं। इस संबंध में हम बैठ करके इसका प्लान करेंगे और आने वाले समय में आपको भी इनकी जानकारी देंगे। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं एक तरह से देखा जाए। पशुपालन, डेयरी, गोपालन, ये देवस्थान सारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं और सेवा के विभाग हैं। और निश्चित रूप से मैं तो मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया और निश्चित रूप से इन विभागों में सेवा के भाव से अपन क्या कर सकते हैं, इस संबंध में आगे प्लान बना करके करेंगे। बड़ा फैसला पहला क्या होगा आपका जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी रिव्यू के दौरान कोई विशेष तैयारी पशुपालन के लिए या गोपालन के लिए प्रदेश में? जो भी प्लान होगा वो ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ में बैठ करके बता दिया जाएगा।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात आतंकी के राजस्थान कनेक्शन की करेंगे। दिल्ली पुलिस के हाथ आईएसआईएस के आतंकवादी के लगने के बाद से लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकी शाहनवाज को पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आईएसआईएस आतंकी का राजस्थान कनेक्शन, दिल्ली में सीखी बम बनाने की तकनीक, राजस्थान में किया आईईडी ब्लास्ट का परीक्षण, देश को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने का था प्लान। शहनवाज के खुलासे ने किया हैरान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा पिछले साल अक्टूबर महीने में आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े हुए एक आतंकी शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उससे विस्तार से पूछताछ की गई, उसी के बाद उसका आईआर जो है अब वो सामने आया है। और उसका आईआर यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में इंट्रोगेशन रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस की पूछताछ में आतंकी शहनवाज ने बताया है कि आईएसआईएस गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर 2 आतंकियों ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की घेराबंदी करने का फैसला किया। पूछताछ में उसने बताया कि गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए आतंकी हमला किया जाना था। तमाम तथ्यों को अगर ध्यान में दें तो उसके रडार पर गुजरात के कई शहर थे। इसके साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जो जहां पर वो विशेष तौर पर रेकी कर चुका है। राजस्थान के शहनवाज का बड़ा गहरा कनेक्शन था। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बम बनाने की तकनीक सीखने के बाद शहनवाज ने बम और आईईडी ब्लास्ट का राजस्थान में सफल परीक्षण किया था। एसआईएस पुणे मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी 31 साल का शहनवाज आलम हजारीबाग का रहने वाला है। उसका कोड नाम अब्दुल्लाह, इब्राहिम और प्रिंस है। उसने एनआईटी नागपुर से बीटेक की पढ़ाई की है। शहनवाज के मुताबिक उसकी पत्नी एक हिंदू थी जिसे उसने इस्लाम धर्म कबूल करा के मुसलमान बनाया। दोनों की मुलाकात एएमयू में हुई और उसकी पत्नी भी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गई। गिरफ्तारी के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूला कि वो बम बनाने में एक्सपर्ट है और राजधानी दिल्ली में रहने के दौरान में उस बम बनाने की तकनीक को सीखा। उसके साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के शाहीन बाग और बाटला हाउस इलाके में वो अक्सर रहता था और जिस तरह से बम बनाने की जो तमाम तकनीक है उसका जो परीक्षण है वो राजस्थान में जाके किया और इस मामले में कई लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। बेशक शहनवाज आलम दबोच लिया गया हो, लेकिन आईएसआईएस मॉड्यूल के कई आतंकी अभी भी फरार चल रहे हैं। अहमदाबाद में जाकर के वहां पर कई नेताओं के बारे में भी रेकी किया था और इसके साथ साथ वहां के कई बड़े प्रतिष्ठान हैं वहां पे रेकी किया और एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की जो एक साजिश रचा था। तो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया है। जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 स्पेशल सेल दफ्तर, दिल्ली। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पेपर लीक के मामले में कार्रवाई की गई है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 मामले में गिरफ्तारी की गई है। दर्ज प्रकरणों में वांछित 2 पेपर लीक माफिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हरियाणा निवासी सचिन को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं दौसा निवासी रामहंस मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डमी विद्यार्थी बनकर दोनों ने ही परीक्षा दी थी। 15-15 लाख रुपए लेकर दोनों ने डमी विद्यार्थी बनकर परीक्षा दी थी और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अब दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस और एसओजी की ओर से लगातार संयुक्त रूप से कार्रवाई भी की जा रही है। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बड़ी सफलता, 2 और डमी कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया है, कैसे ये सफलता मिली और क्या अपडेट? हाँ देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एटीएस एसओजी की टीम ने दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही दोनों आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में इन आरोपियों को कल कोर्ट में भी जो है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल जो आपको बता दें कि 2020 में ये जगह भर्ती हुई थी
जिस मामले के अंदर इस दोनों आरोपी जो है वांछित चल रहे थे और वांछित होने के साथ साथ ही उनकी तलाश जो है वो की जा रही थी। देर रात से ही लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही थी। हरियाणा निवासी सचिन को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ दौसा निवासी जो रामहंस मीणा है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने 15-15 लाख रुपए लेकर के परीक्षा देने की सहमति थी और इस मामले में 22 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन भी हो चुका था। तो इस पूरे मसले की जानकारी, जांच पड़ताल, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कैश इन्फॉर्मेशन और तमाम इनपुट्स के बाद में आज एटीएस एसओजी की जो ज्वाइंट ऑपरेशन टीम है उसने अब आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में एटीएस के दफ्तर में रखा गया, पूछताछ की जा रही है दोनों से। इस मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले के अंदर कुछ और आरोपी भी रडार पर हैं, जिन्हें भी एटीएस एसओजी की जो संयुक्त टीम है, जो पेपर लीक माफिया को रोकने के लिए जो एसआईटी बनाई गई है, वो कुछ और आरोपियों को भी देर रात तक जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। ये कह सकते हैं कि बड़ा रैकेट जो था पेपर लीक को लेकर के और डमी अभ्यर्थियों को लेकर के, वो बड़े रैकेट का खुलासा करने में जो है वो कामयाबी हासिल जो है वो की है एटीएस एसओजी की। बिल्कुल बिल्कुल लवली, और इस तरीके की कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि पेपर लीक के जो माफिया हैं उनमें भी डर पैदा हो और जो रैकेट से एक एक सदस्य जो जुड़े हैं उन्हें गिरफ्तार करना भी जरूरी है। लवली, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 28 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए थे, 2 और गिरफ्तार हुए हैं और जब इनके लिंक्स खंगाले जाएंगे तो और भी आरोपी जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल इनके लिंक के आधार पर, उससे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। कल भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उससे मिले इनपुट के बाद में पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एटीएस एसओजी की टीमें लगातार जो पेपर लीक माफिया से जुड़े जो पुराने केसेज है जिनमें आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जो है वो पूर्व में जिन फाइलें धूल खा रही थी, अब उन फाइलों पेपर से धूल हटाई जा रही है क्योंकि सरकार का मोटिव है कि पेपर लीक माफिया की कमर पूरी तरीके से तोड़नी है। तो इसीलिए अब एटीएस एसओजी की टीमें सक्रिय रूप से फील्ड में काम कर रही हैं और एक एक आरोपी को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज रही है। जी बिल्कुल, एक एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाना जरूरी है लवली, ताकि अभ्यर्थियों में ये भरोसा जग सके कि वो जब पेपर देंगे तो पेपर आउट नहीं होगा, लीक नहीं होगा और वहां पर डमी कैंडिडेट्स नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ऑनलाइन गेम से जुड़ी खबर है जहां पर एक पूरे के पूरे परिवार को ऑनलाइन गेम ने बर्बाद कर दिया। भांजे ने ऑनलाइन गेम में मामा के लाखों रुपए लगा दिए और इस बात की मामा को भनक भी नहीं लगी। कलयुगी भांजे ने मामा को भी ठग लिया। भांजे की इस करतूत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 16 लाख रुपए तो निकला लिए, हमसे खाता खाली हो गया। 22 तक के लगभग 72 लाख के लगभग मैंने राशि निकाल ली चारों। ऑनलाइन गेम ने किया बर्बाद। भांजे ने मामा को ठगा। ठगों से आप भी रहे सतर्क। ऑनलाइन गेम के विषय में तो आपने खूब सुना ही होगा, लेकिन इस ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई हाई फाई लोग नहीं है, गांव के भोले भाले किसान हैं। जिनके साथ इनके ही भांजे ने धोखा कर दिया। मामा को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके अपने भांजे ने उनके साथ ऐसा कर दिया। माँ के जब हमारे एटीएम से चुरा ले गया, वो एटीएम से उसने पैसे निकलाए। हमने हमारे बच्चे की शादी थी इसलिए हमने देखने गया था। आप चारों लोग मजदूरी करते? चारों आप भाई मजदूरी करते। नंबर से हमने खाता चेक कराया था, हमारा चारों का खाता साफ मिला। कितना पैसा होगा चारों का? चारों का पैसा हमारे 72,50,000 रुपए थे। इन पीड़ित लोगों का दुख आपने सुना है, जिनके साथ ठगी हुई है। पीड़ित किसान ने बताया कि दौसा के धनावड़ गांव के रहने वाले 4 भाइयों की जमीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अधिग्रहण हुई थी। 2019 में चारों भाइयों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। करीब 73 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा थी, जिनमें से 72 लाख रुपए मामा और 2.5 लाख रुपए मामा की लड़की के खाते से धोखाधड़ी करके निकाल लिए। भांजे ने मामा के एटीएम चुराकर और अपने मोबाइल में फोन पे चलाकर ये ठगी की। 3 साल में उसने 4 खातों से 75 लाख रुपए निकाल लिए। मामाओं के 72 लाख रुपए समेत कुल 1 करोड़ 91 लाख रुपए वो ऑनलाइन विंडो गेम में हार गया। वो ऑनलाइन गेम में हार गया।
अगर बेटी की शादी नहीं होती तो भांजे की करतूत का मामा को शायद कभी पता नहीं चलता। एक मामा जब अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है। उनका भांजा जो पढ़ा लिखा था, ये लोग कम पढ़े लिखे थे, उनका भांजा उनसे एटीएम ले गया चुपके से, उनको मामाओं को पता नहीं चला और उन में से धीरे धीरे एटीएम फोन पे से सारे पैसे निकाल लिए। ऑनलाइन गेम की आदत ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इन पीड़ित किसान का दर्द अब कौन समझेगा, जिन्होंने अपनी जमीन भी गंवा दी और पैसे भी। लेकिन इन सब के बीच भांजे का धोखा तो है ही, लेकिन ऑनलाइन गेम की लत आपके परिवार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भी सावधान रहिएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और अब एक नजर